आजकल आप चारों तरफ लिव इन रिलेशनशिप्स और लिव इन पार्टनर्स के बारे में लगातार सुनते रहते होंगे, पढ़ते रहते होंगे और आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे कपल्स होंगे जो अपने आप को कहते होंगे कि हम लिव इन रिलेशनशिप में हैं। मुंबई में 56 साल के एक आदमी ने 32 साल की अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी है और फिर उसके शव के टुकड़े टुकड़े करके पहले उन्हें प्रेशर कुकर में उबाला और फिर उन टुकड़ों को या तो जानवरों को खिला दिया या फिर नाली में बहा दिया। और मुंबई की ही तरह भारत के आईटी हब माने जाने वाले बेंगलुरु में भी 29 साल के एक लड़के ने 23 साल की एक लड़की की हत्या कर दी और ये दोनों भी लिव इन रिलेशनशिप में ही थे। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें आप हर रोज अखबारों में पढ़ते होंगे जहां आपको यह पता चलता है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों ने किसी की हत्या कर दी, अपने ही लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी। इसलिए आज हम भारत में लिव इन रिलेशनशिप्स का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे जिससे आपको यह पता चलेगा कि हमारे देश में लिव इन पार्टनर्स की हत्या के मामले अचानक इतने बढ़ते क्यों जा रहे हैं और क्या भारत के युवा, भारत के परिवार, हमारा समाज और हमारा कानून बिना शादी किए ऐसे रिश्तों को अपनाने के लिए या ऐसे लिव इन रिलेशनशिप्स के लिए तैयार है। क्या आप एक परिवार के तौर पर, एक समाज के तौर पर लिव इन रिलेशनशिप्स के लिए तैयार हैं? लेकिन इस विश्लेषण से पहले हम आपको मुंबई के इस विभत्स हत्याकांड के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आज दिन भर पूरे देश में चर्चा हो रही है। जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है उसका नाम है मनोज साने और जिस महिला के साथ यह ऐसा हुआ यानी जिस महिला की हत्या हुई उसका नाम है सरस्वती वैद्य। इन दोनों की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। सरस्वती सिर्फ 32 साल की थी और मनोज 56 साल का था। 32 साल की सरस्वती एक अनाथ महिला थी जिसका बचपन भी एक अनाथ आश्रम में गुजरा, जबकि मनोज साने पहले मुंबई के बोरीवली में रहता था और वहीं पर एक राशन की दुकान पर काम करता था और इसी राशन की दुकान पर मनोज और सरस्वती की पहली मुलाकात हुई और यह बात है वर्ष 2014 की। पुलिस के मुताबिक इसी मुलाकात के कुछ महीने बाद इन दोनों ने बिना शादी किए लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया और फिर वर्ष 2017 में ये दोनों मुंबई के मीरा रोड की उस हाउसिंग सोसाइटी में शिफ्ट हो गए जिस फ्लैट में ये पूरी वारदात हुई है। मनोज ने पुलिस को बताया है कि उसने सरस्वती की हत्या नहीं की बल्कि सरस्वती ने इन दोनों के बीच होने वाले झगड़ों से परेशान होकर आत्महत्या की थी, जिसके बाद मनोज ने पुलिस के डर से सरस्वती के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर उसे ठिकाने लगाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस इस बात पर यकीन नहीं कर रही है और इस बात पर शायद आपको भी यकीन नहीं होगा। पुलिस को ऐसा शक है कि मनोज ने ही इस महिला की हत्या की है और फिर उसके शव के साथ इतना घिनौना बर्ताव किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब तक की जांच के मुताबिक इस आरोपी ने गिरफ्तार होने से 3-4 दिन पहले इस महिला की हत्या की। इसके बाद इस महिला के शव को धीरे धीरे वो ठिकाने लगा रहा था। पहले इसने पेड़ काटने वाले एक कटर की मदद से लाश के टुकड़े टुकड़े किए, लाश के कई छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर एक एक करके इन टुकड़ों को ये प्रेशर कुकर में उबालता रहा, उबालकर उन्हें गलाकर इस महिला की लाश को धीरे धीरे ठिकाने लगाता रहा। इसी दौरान इस हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोग इस बात को लेकर बड़े परेशान हो गए कि आखिर उनके घरों में लाश के सड़ने की बदबू कैसे आ रही है और यह बदबू कहां से आ रही है। तो हम आपको बताएंगे ये पकड़ा कैसे गया। पकड़े जाने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी कि उसके फ्लैट से लगातार बदबू आ रही थी और जो अड़ोस पड़ोस के जो फ्लैट्स थे और जो लोग थे वो बदबू से परेशान हो गए। शुरुआत में बहुत सारे लोगों को लगा कि यह बदबू इस हाउसिंग सोसाइटी की ड्रेनेज लाइन से आ रही है, वहां कोई लीकेज होगा। फिर लोगों को लगा कि या तो कोई जानवर इस सोसाइटी में मर गया है या किसी के घर में कोई चूहा मरा है। हालांकि सबके बीच कुछ लोगों को ऐसा शक था कि यह बदबू किसी लाश के सड़ने की भी हो सकती है, यानी हमारी ही सोसाइटी में हो सकता है कोई लाश हो। जब इस आरोपी के सामने वाले फ्लैट में रहने वाले एक लड़के को यह शक हुआ तो उसने मनोज के घर जाकर उससे इसके बारे में बात करने की कोशिश की। लेकिन जब वो मनोज के घर गया उसने डोरबेल बजाई। 15 मिनट तक बेल बजाने के बाद भी मनोज ने अपने फ्लैट का दरवाजा नहीं खोला और इसी के बाद इस लड़के ने
हाउसिंग सोसाइटी की जो कमेटी होती है उससे शिकायत की और पुलिस को इसके बारे में इतला दी गई। और जब पुलिस इस फ्लैट का गेट तोड़कर अंदर घुसी तो उसे एक कमरे में काले रंग का प्लास्टिक कवर बिछा हुआ मिला, जिससे पूरे कमरे में फर्श पर बिछाया हुआ था और उस पर इस महिला के कटे हुए बाल पड़े हुए थे। अब हमारा अगला विश्लेषण बुलंदशहर की उस घटना को लेकर है जिसमें 31 मई की रात को वहां एक गांव के 4 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई थी और मंदिरों में रखी भगवान की मूर्तियों को तोड़ दिया गया था। उस दिन हमने इस घटना का पूरा विश्लेषण किया था आपके लिए, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की पुलिस को जांच करने के बाद यह पता चला कि उन मंदिरों में तोड़फोड़ करने वाले आरोपी किसी और धर्म के नहीं बल्कि हिंदू धर्म के ही लोग थे। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर हिंदू धर्म के लोग ही हिंदू आस्था को चोट क्यों पहुंचा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि पुलिस ने जिन 4 हिंदू लड़कों को इस मामले में गिरफ्तार किया है उन सभी लड़कों की उम्र 25 से 30 साल के आसपास है। इनमें मुख्य आरोपी का नाम है हरीश शर्मा और बाकी आरोपियों के नाम हैं शिवम, केशव और अजय, यानी सारे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। ये वो 4 हिंदू लड़के हैं जिन्होंने 31 मई की देर रात बुलंदशहर के इस गांव में 4 मंदिरों में तोड़फोड़ की थी और इस दौरान इन आरोपियों ने गांव में उस 131 वर्ष पुराने शिवलिंग को भी क्षति पहुंचाई थी, जिससे लोगों की बहुत गहरी आस्था जुड़ी हुई थी। उस शिवलिंग को भी इन्होंने छोड़ा नहीं, यानी शिवम नाम का ये जो लड़का है, इस शिवम ने ही शिवलिंग को तोड़ा था। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि चारों लड़के किसी और गांव से यहां नहीं आए थे, बल्कि ये चारों इसी गांव के रहने वाले हैं और ये अक्सर इन मंदिरों में होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों में भी हिस्सा लिया करते थे। पूजा पाठ के लिए इन्हीं मंदिरों में आते रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि 31 मई की रात को शराब के नशे में इन लोगों ने मंदिरों पर हमला किया और इस दौरान हिंदू देवी देवताओं की 15 से ज्यादा मूर्तियों को खंडित कर दिया। और इस हमले में लोहे की जिन रॉड्स से इन मंदिरों में तोड़फोड़ हुई, पुलिस ने उन रॉड्स को बरामद कर लिया है और अब इनकी भी फोरेंसिक जांच की जा रही है। हमारे देश में जब किसी मंदिर पर इस तरह का कोई हमला होता है तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि यह हमला किसी दूसरे धर्म के लोगों ने किया होगा और इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो उस इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैल जाता है। बुलंदशहर में भी जब यह घटना हुई थी तो वहां पर भी एक सांप्रदायिक तनाव फैल गया था, तनाव हो गया था पूरे इलाके में और लोग इस बात की कभी कल्पना भी नहीं करते कि कोई हिंदू ही खुद हिंदू मंदिरों में इस तरह की हिंसा करेगा, तोड़फोड़ करेगा। लेकिन यह सच है कि इस घटना में ऐसा ही हुआ है और आज बात सिर्फ इस घटना की नहीं है। पूरी दुनिया में शायद हिंदू धर्म ही अकेला ऐसा धर्म है जिसे मानने वाले लोग ही इसकी आलोचना करते हैं और अपने धर्म ग्रंथों और देवी देवताओं पर सबसे ज्यादा सवाल उठाते हैं। आपके सामने कुछ उदाहरण पेश करता हूं और आप भी सोचिएगा इसके बारे में। हमारे देश में जो लोग अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर की जगह अस्पताल या स्कूल बनाने की मांग करते थे या फिर राम जन्मभूमि पर ही सवाल उठाते थे, इसे काल्पनिक मानते थे, वो लोग किसी और धर्म के नहीं थे, वो हिंदू धर्म के ही लोग थे। इसी तरह जिन लोगों ने रामचरितमानस और महाभारत जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों पर सवाल उठाए हैं, उन्हें काल्पनिक बताया है, वो तमाम लोग भी हिंदू ही थे। और हमारे देश के जिन नेताओं ने हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद जैसे शब्द इस्तेमाल किए, वो नेता भी हिंदू धर्म को ही मानते थे। लेकिन हिंदू होते हुए इन नेताओं ने हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द इस्तेमाल करके अपने ही धर्म को बदनाम कर दिया। इसी तरह हमारे देश में हिंदू त्योहारों को लेकर जो सवाल उठाए जाते हैं और कहा जाता है कि होली के मौके पर पानी की बर्बादी होती है, दिवाली के मौके पर पटाखे फोड़कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, ये कहने वाले लोग मुसलमान नहीं होते, ईसाई नहीं, सिख नहीं, बल्कि ये सारे लोग वो होते हैं जिनका अपना धर्म भी हिंदू ही है। और ये वो प्रोग्रेसिव हिंदू हैं जो खुद को सेक्युलर कहलवाना बड़ा पसंद करते हैं। और अगर मैं सूची लेकर आऊं तो आपको ऐसे न जाने कितनी घटनाएं आपको लगातार मैं बता सकता हूं जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही सबसे ज्यादा हिंदू को धर्म को बदनाम करते हैं। भारत में जो लोग मुसलमानों को खतरे में बताते हैं वो लोग भी उनमें से ज्यादातर मुसलमान नहीं है। ज्यादातर मुसलमान आके नहीं कह रहे कि हम खतरे में हैं। मुसलमानों से कहीं ज्यादा हिंदू धर्म के लोग हैं जो यहां आकर कहते हैं
कि मुसलमान यहां पर खतरे में हैं और यहां तक कि हिंदू धर्म से जुड़ी जिन परंपराओं पर सवाल उठाए जाते हैं वो सवाल उठाने वाले भी सबसे ज्यादा लोग हिंदू धर्म के ही होते हैं। इस समय भारत के करोड़ों युवा इंटरनेट के नशे में डूबे हुए हैं और यह बात शायद राजनीतिक पार्टियां भी अब अच्छी तरह से समझ गई हैं। इसलिए अब उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी है चुनाव जीतने की। केरल भारत का पहला राज्य है जहां राइट टू इंटरनेट यानी इंटरनेट के अधिकार को लोगों का मौलिक अधिकार मानते हुए सरकार ने एक नई योजना शुरू की है और इस योजना का नाम है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, जिसमें गरीब लोगों को मुफ्त में इंटरनेट दिया जाएगा सरकार की तरफ से। इस योजना के तहत राज्य में 30,000 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाया जाएगा और इस दौरान केरल में इस इंटरनेट नेटवर्क के कुल 375 पॉइंट्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा इस योजना को अलग अलग चरणों में लागू किया जाएगा और इसका मकसद होगा राज्य के सभी 3.5 करोड़ लोगों को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना और इनमें भी जो लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उन्हें फ्री इंटरनेट की सुविधा देना। यानी घूम फिर कर यह पूरी कहानी फ्री इंटरनेट पर आती है और इस मुफ्त इंटरनेट का सीधा कनेक्शन चुनाव में मिलने वाले वोटों से है। केरल की लेफ्ट सरकार का कहना है कि पहले चरण में इस योजना का लाभ ऐसे 14,000 परिवारों को दिया जाएगा जो गरीबी रेखा के नीचे है। केरल में विधानसभा की कुल 140 सीटें हैं, इसलिए सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र से ऐसे 100 गरीब परिवारों की पहचान की है जिन्हें यह मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध करवाया जाएगा। इस हिसाब से अगर हर विधानसभा क्षेत्र में 100 गरीब परिवारों को फ्री इंटरनेट मिला तो पहले चरण में राज्य के 140 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 14,000 गरीब परिवार फ्री इंटरनेट की सुविधा पाएंगे और यह सिलसिला फिर यहां रुकेगा नहीं। केरल की मौजूदा सरकार राज्य के 20 लाख गरीब परिवारों को यह मुफ्त इंटरनेट देना चाहती है और इसीलिए 5 जून से केरल में यह इंटरनेट सर्विस शुरू हो चुकी है। एक जमाना था जब हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां लोगों का पेट भरने के लिए उन्हें गेहूं, आटा, चावल दिया करती थी, उन्हें आटा देती थी, इसके बदले में उनका वोट लेती थी। लेकिन अब पेट नहीं, इंटरनेट भरने के लिए लोगों को मुफ्त डेटा दिया जा रहा है और यह काम भी राजनीतिक पार्टियां और सरकारें कर रही हैं। लोगों को फ्री इंटरनेट देना बिल्कुल गलत नहीं है, हम इसके खिलाफ नहीं है, होना ही चाहिए। लेकिन इंटरनेट को भी अलग अलग वर्गों में बांटकर इसे मुफ्त में इस तरह से उपलब्ध कराना पहली बार हो रहा है और यह इंटरनेट वाले युग की नई तरह की राजनीति है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन इस योजना को लॉन्च कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि इसकी मदद से राज्य के 30,000 सरकारी दफ्तरों और लाखों गरीब परिवारों को 10 मेगाबिट्स पर सेकंड से 10 गीगाबिट्स पर सेकंड तक इंटरनेट स्पीड मिल सकेगी। भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 80 करोड़ है और इनमें से करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें इंटरनेट की लत लग चुकी है और यही वजह है कि अब इन लोगों को सरकारें फ्री आटा नहीं, फ्री डेटा दे रही हैं और लगभग हर राज्य में सरकार द्वारा ऐसी ही कोशिशें अब की जा रही हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सब जगह लोगों को फ्री इंटरनेट की सुविधा देने के लिए कुछ निर्धारित स्थानों पर वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगाए गए हैं। केंद्र सरकार भी फ्री इंटरनेट देने के लिए देश भर में अब तक 1,48,000 वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगा चुकी है और अब चुनावों में राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्र में फ्री इंटरनेट का वादा करती हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी अपने घोषणा पत्र में लोगों को फ्री इंटरनेट देने का वादा किया था। इससे यह पता चलता है कि भारत में जिस तरह लोग इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं उसे देखते हुए राजनीतिक पार्टियों ने भी अब आटे की जगह डेटा मुफ्त में देना शुरू कर दिया है। आटा नहीं, अब डेटा उन्हें वोट दिलवाएगा। जबकि कई देशों में ये जो 1 GB डेटा यहां मुफ्त में दिया जाता है वो कई देशों में 500 से 1,000 रुपए तक का मिलता है। बहुत सारे देशों में आज भी इंटरनेट डेटा बहुत महंगा है। दक्षिण कोरिया में 1 GB डेटा की कीमत 1,000 रुपए है, स्विट्जरलैंड में 607, अमेरिका में 462 और जापान में 1 GB डेटा की कीमत है 317 रुपए। और इस वक्त की एक बड़ी खबर यह है कि जिस नाबालिग खिलाड़ी ने ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, अब उसी लड़की के पिता ने अपने बयान में कहा है कि उनकी यह शिकायत गलत थी और झूठी थी और यह मामला
बदला लेने के मकसद से दर्ज करवाया गया था।